नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों। कैसे लगा रेलवे का अचानक से तुम्हारे ऊपर तोप से हमला। रेलवे ग्रुप डी की डेट आ गई ना। हम तो समझाते रहे तुम्हें कि पढ़ लो, इन कोट पोट के चक्कर में ना पढ़ो, चुपचाप मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाले पढ़ते रहो। लेकिन तुम पढ़ने पे ध्यान ही नहीं दिए। हमने कहा था मेरे भाई कि 10th और ITI दोनों बालक पेपर देंगे, वैसा ही हुआ। आपका पेपर ज्यादा लंबा नहीं खिसकेगा, नवंबर में ही शुरू हो जाएगा। देखिए हो गया। रेलवे ग्रुप डी का रेलवे की तरफ से ऑफिशियल एग्जाम डेट आ गई है। 27 नवंबर से पेपर शुरू है और 16 जनवरी तक चलेगा। अब जिन बच्चों का स्टार्टिंग की शिफ्ट में पड़ गया उनका तो धक 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 हो जाएगा, और जो भैया लास्ट में देंगे जनवरी में, वो बच्चे थोड़े से खुश होंगे मेरे भाई। ठीक है, चलो ये तो सबकी किस्मत के ऊपर है। हमारे हाथ में क्या है? मेहनत करना। हमें मेहनत का रास्ता पकड़ना है मेरे भाई। आपको पता है रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत मेहनत की। जब सब लोग फर्जी वीडियो बना रहे थे मेरे भाई, बच्चे मौज काट रहे थे, तब मैं रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों को एडवांस मैथ पढ़ा रहा था, तब मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा था। और अब जब एग्जाम की डेट दोबारा आ गई है तो मैं अपनी तरफ से अनाउंस किया हूं कि मैं रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड 10 एग्जाम पेपर, 10 प्रैक्टिस सेट दोबारा से करवाऊंगा। तो चलिए एक बार फिर से पुरानी बातों को छोड़ के जोश में प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर आप हमारे इस चैनल पर जाओगे सिलेक्शन वे पर, तो यहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये देखिए, रेलवे ग्रुप डी के ये 10 प्रैक्टिस सेट मैंने पहले ही करवा दिए थे, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले। इसमें मिलियंस में मेरे प्यारे भाई, लाखों में व्यूज हैं। ठीक है, और इन 10 प्रैक्टिस सेट का मतलब टोटल 250 सवाल हो गए। इन 250 सवाल से अलग अब मैं एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो अभी रेलवे के लेटेस्ट पेपर हुए हैं, एनटीपीसी CBT 2 का, एनटीपीसी 12th लेवल का, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, उनके भी अच्छे अच्छे सवाल मैं इंक्लूड करूंगा। भाई रेलवे के पैटर्न को मैंने क्रैक करके उसकी मुंडी दबोच दी है, क्योंकि मैंने रेलवे के अब तक जितने भी पेपर हुए हर एक पेपर को सॉल्व कराया है। इस सवाल का क्या आंसर है, कितनी बार आया, कब तक आता रहेगा, इसकी औकात क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं, कितने पाने में, सब मुझे पता है। इसलिए हमारे एग्जाम पेपर जो हम आपको प्रैक्टिस सेट कराते हैं, वैसी क्वालिटी कोई मैच नहीं कर पाता, क्योंकि हम खुद जो है उससे काफी हद तक जुड़े हुए हैं। तो भैया आप पहले 10 प्रैक्टिस सेट तो देखिए ही देखिए सब बच्चे, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई, पूरे YouTube पर ऐसा कंटेंट नहीं है। रेलवे 2024-25 लेटेस्ट एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, रेलवे ने अब तक जितने भी 10 पेपर कराए, मैंने हर एक पेपर को सॉल्व कराया है। एनटीपीसी 12th लेवल के टॉप 100 सवाल, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एएलपी टेक्नीशियन है भाई, एएलपी CBT 2, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी CBT 2, इन सब पेपर्स में हजारों सवाल है। अब मैं उसमें से आपको छांट के टॉप 100 करा देता हूं, तो उससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है। आप ये बिल्कुल मत सोचो हम तो ग्रुप डी वाले, हम तो सर्वोत्तम है, हम काहे को एनटीपीसी के सवाल करें। अरे भाई साहब, पेपर टीसीएससी करवा रहे हैं, वही सेम एग्जामिनर जिसने एनटीपीसी ये सब पेपर बनाया वही आपका पेपर बनाएगा। यही सब सवाल दोबारा से डेटा बदल के आपके पेपर में रिपीट होंगे। समझ में आई कि नहीं? तो आप इन सब पेपर को रिक्वेस्टेड, अगर ग्रुप डी का पेपर सीरियस होकर देना है मेरे भाई, हैं, मजाक में नहीं, तो ये सारे जो रेलवे ने लेटेस्ट पेपर कराए, इनके बढ़िया बढ़िया सवाल सॉल्व कर लो। अगर इन सारे पेपर के टोटल सवाल जोड़ दिए जाए तो लगभग 7,500 क्वेश्चन है, और मैंने मात्र 600 क्वेश्चन में करा दिया निचोड़ 7,500 सवालों का। कितना काम आसान कर दिया। ये पूरा वीडियो देख, पूरी सारी वीडियोस, पूरी प्लेलिस्ट देख के जाना बहुत जरूरी है बच्चे आपके लिए। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर मॉक टेस्ट भी फ्री कर दिए प्रीवियस ईयर के। यहां आइए, रेलवे की कैटेगरी में रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के देखो, ये 2018 के 2022 के 10-10 सेट फ्री हैं, और उसके बाद नए टेस्ट भी हमने यहां पर जो है ये डाल रखे रेलवे ग्रुप डी के। तो भाई ये प्रीवियस ईयर के कुछ टेस्ट भी आप लगा लो। अब ऐसा तो है नहीं कि स्क्रैच बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करोगे और मेरे भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत से बच्चे कहे सर मैराथन लगा दो नौकरी लग जाएगी। अबे घोंचू, पेपर में 8 दिन बचे हैं कुल शुरू होने में। अब तू कितना भी मैराथन पढ़ लेना, हर सेकंड भी पढ़े बिना सोए तो भी नौकरी नहीं लगे। अब ये तो भैया वही बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा जो अब तक पढ़ाई कर रहा था, जिसने मेहनत करी, इस एग्जाम की तैयारी को समय दिया है। ये समय है रिवीजन करने का, ना कि बेसिक से पढ़ने का। ये प्रैक्टिस करने का समय, पढ़ने का समय बीत चुका।
यही कड़वी सच्चाई है, ठीक है बेटे। तो हमने एक काम और किया, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में साइंस का वेटेज काफी ज्यादा है, साइंस के 25 सवाल आएंगे, तो अपने चैनल पर जो हमारे महान हरीश सर हैं उनको बोल के पूरे साइंस की मेरे भाई टॉप 100 एमसीक्यू की क्लास शेड्यूल करा दी है। आज शाम को 6 बजे लाइव क्लास है, साइंस के बेस्ट 100 एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट, जरूर अटेंड करिएगा मेरे भाई, सवाल आपको सीधे फंसे हुए पेपर में दिखेंगे, ठीक है जी। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, और रेलवे वाले बच्चों को मैंने आज तक यूट्यूब पे फ्री प्रैक्टिस कराई है मेरे भाई, हमेशा करवाता भी रहूंगा। लेकिन देखो, ग्रुप डी के पेपर के बाद रेलवे के 8 पेपर लाइन से होने, एएलपी होना है, एनटीपीसी होना है, जेई होना है, टेक्नीशियन होना है। इन सभी एग्जाम की तैयारियों को बेहतर करवाने के लिए हम अपने चैनल पर रेलवे के लिए अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। 21 तारीख को शाम 7 बजे कैसे रेलवे की तैयारी आपको करनी है हम बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट भी आप जरूर सुनिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। 10 एग्जाम पेपर फिर से करवाने का हमने प्रण उठा लिया रेलवे ग्रुप डी वाले अपने प्यारे बच्चों के लिए, और आज ये पहला एग्जाम पेपर जो यूट्यूब पर सबसे बेस्ट है, क्वालिटी ऐसी कहीं नहीं मिलेगी, आप मैच करके देख लीजिए, सवाल भी और उनका सॉल्यूशन भी अनबीटेबल है। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं मेरे भाई, जोश से पढ़िएगा। जब 10 एग्जाम पेपर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो इनको कंपाइल करवा के मैं 250 सवालों की एक सिंगल वीडियो भी अपलोड करा दूंगा मर्ज करके, ठीक है। आ जाइए शुरू करते हैं प्यारे भाई। सवाल नंबर 1 से पहला सवाल, मैंने 1200 रुपए में 2 पेंडेंट खरीदे, ठीक है। पहला पेंडेंट 10% के लॉस पर, दूसरा पेंडेंट 14% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर मुझे ना तो कोई हानि हुई ना ही कोई लाभ हुआ, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस है पूरे ट्रांजैक्शन पे। तो पहले पेंडेंट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल है, मान लो पहले पेंडेंट का कॉस्ट प्राइस है ए और दूसरे पेंडेंट का कॉस्ट प्राइस है बी। यहां तो कोई समस्या? अच्छा, पहले पेंडेंट को जब मैं बेचता हूं तो कितना लॉस हुआ, यानी कि ए का 10% आपको पहले पेंडेंट पे क्या हुआ है, लॉस। दूसरे पेंडेंट जिसका क्रय मूल्य बीएस पे लाभ कितना हुआ, 14%, कॉस्ट प्राइस का 14%। लेकिन दोनों पेंडेंट पे मिलाकर ओवरऑल ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस। ये कैसे संभव है? जब पहले पेंडेंट पे उतना ही लॉस हो जितना दूसरे पे प्रॉफिट है। एक पे 10 रुपए का लॉस हो, दूसरे पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो, तो ओवरऑल कहां जाओगे, जीरो पे। नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट पेंडेंट पे हुआ लॉस दूसरे पेंडेंट पर हुए प्रॉफिट के बराबर होना चाहिए। इक्वल कर दिया मैंने, यहां से 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, यानी कि यहां से ए बटे बी कितना आ गया प्यारे बच्चों, 7/5। ये दोनों पेंडेंट के क्या, सीपी का क्रय मूल्य का रेशियो आ गया। तो दोनों पेंडेंट का टोटल सीपी कितना आ गया, 7 5 12, जबकि दोनों पेंडेंट खरीदे कितने में, 1200 में। तो 12 की वैल्यू 1200 रुपए कितने गुना बेटे, 100 गुना। तो पूछा है पहले पेंडेंट का क्रय मूल्य, यानी कि 7 की वैल्यू। तो 7 की वैल्यू भी प्यारे स्टूडेंट 100 गुना आ जाएगी, 700 रुपए। ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। कितना आसान सवाल था, ऐसे ही करने हैं आपको सवाल, ठीक है। आ जाइए सवाल नंबर 2, कोई ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो डेस्टिनेशन पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन अगर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 4 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन द्वारा जर्नी कंप्लीट करने का सही समय क्या है? बहुत बढ़िया, देखो बच्चों, अगर कोई ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है, तो डेस्टिनेशन पर कितना देरी से पहुंचती है, 10 मिनट। लेकिन जब वही ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते तो कितना, 4 मिनट देरी से पहुंचती है। अब एक बात बताइए भाई, ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह डेस्टिनेशन तक जाना है, डिस्टेंस तो सेम जा रही है ट्रेन दोनों केस में। अगर डिस्टेंस सेम है, यात्रा तो सेम ही कर रही है ना ट्रेन, तो स्पीड टाइम का रेशियो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा। भाई ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है, 40 45, 5 से चला गया, 5 8 40, 5 नाम। स्पीड का रेशियो मेरे दोस्तों 8/9, स्पीड का रेशियो 8/9, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 9/8, यानी कि 9 यूनिट टाइम लगता था पहले, तो अब कितना टाइम लग रहा है, 8। तो टाइम में डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का। जबकि टाइम में डिफरेंस है कितना, पहले ट्रेन 10 मिनट लेट हो रही थी, अब 4 मिनट लेट हो रही है, यानी कि 6 मिनट का, 10 और 4 का डिफरेंस। तो 1 यूनिट के लिए 6 मिनट है, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
54 मिनट, चाहे पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 54 मिनट में डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। लेकिन पूछा क्या है, सही समय क्या है। ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 54 मिनट में डेस्टिनेशन पर पहुंची, 10 मिनट लेट। तो सही समय क्या होना चाहिए था, 54 से 10 मिनट पहले ही पहुंचना चाहिए था। तो जर्नी का एक्चुअल राइट टाइम कितना है, 44 मिनट। ऑप्शन नंबर। सवाल नंबर 3, एक जिले की जनसंख्या 3,74,000 है, जिसमें से 1,65,000 पुरुष हैं। 42% जनसंख्या साक्षर है, पढ़ी लिखी है। 80% मेल लिटरेट है, 80% पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो पूछा है कितने परसेंट महिलाएं लिटरेट हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं कितने परसेंट है। तो भाई ये सवाल कैसे होगा, डेविएशन से भी हो सकता है, एलिगेशन से भी। एक जिले की जनसंख्या टोटल कितनी है, 3,74,000, उसमें से मेल कितने, 1,65,000। तो आप मुझे बताओ इस जिले की मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो कितना है। कैसे आएगा, आप इनका रेशियो ले लीजिए। ये कट गया है भाई, 165 क्या होता है, 11 गुणा 15, ठीक है भाई। तो किससे देखो, 11 से भी कट गई है, 11 तिया 33, 11 चौक 44, और 11 से मेरे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा, 15 बार। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर टोटल 34 लोग हैं जिले में, तो उसमें से मेल कितने हैं, 15, तो फीमेल कितनी होंगी, 34 में से 15 घटाएंगे 19। ये जिले में मेल फीमेल की संख्या का रेशियो आ गया, ठीक है भाई। अब सवाल बोला है कि 80% मेल लिटरेट है, ठीक है बच्चों, और पूरी पॉपुलेशन कितनी पढ़ी लिखी है, मेल प्लस फीमेल मिलाकर 42% लिटरेट है। तो महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, ये सवाल है। पढ़े लिखे लोगों पे क्या लगा देंगे, एलिगेशन। तो 80 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 38। यानी कि 19 की वैल्यू कितनी है, 38% दुगना। तो 15 की वैल्यू भी कितना आएगी, दुगना, 30%। अब आप खुद बताइए मेरे भाई, ये मीन वैल्यू से बड़ा है, 42 से बड़ा है 80, तो यहां 42 से छोटा आएगा कितना, 42 से कितना छोटा आएगा, 30%। तो 42 माइनस 30, 12%। तो कितने परसेंट महिलाएं कुल पढ़ी लिखी हैं, 12%। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। आइए, सेम ब्याज दर पर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 44 और कंपाउंड इंटरेस्ट 46 रुपए है। तो पूछा है प्रिंसिपल क्या है, ठीक है बच्चों बताओ। सवाल के अकॉर्डिंग 2 साल सेम ब्याज की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो है 44 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट है 46। प्रिंसिपल पूछा है, ध्यान से सुनेगा। देखो, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 44 है तो पहले साल का भी 22 होगा और दूसरे साल का भी 22 होगा। ये बात समझ में आ रही है भाई। 2 साल का साधारण ब्याज 44 है तो साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है, पहले साल भी 22 होगा, दूसरे साल भी 22 होगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 46। तो 44 से 46 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा। ये आ गया, ठीक है भाई। आप मुझे बताओ, ये 22 पर ही तो 2 रुपए ब्याज मिला होगा, तो ब्याज 22 पर 2 रुपए ब्याज मिला, तो ब्याज की दर कितनी है, 1/11। अगर ब्याज की दर पूछा होता आंसर आता 1/11, 9.09%। पूछा क्या, प्रिंसिपल। देखो पहले साल तो केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, पहले साल तो केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है। ब्याज की दर कितनी है, 1/11। यानी कि प्रिंसिपल मूलधन का 1/11 ही 22 के बराबर है। प्रिंसिपल का 1/11 कितना है, 22। तो मूलधन कितना आएगा बच्चों, 11 की 22 में गुणा करेंगे 242 रुपए। क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है बच्चों। आगे चले, अगला सवाल, सवाल नंबर 5। बहुत प्यारा सवाल है दोस्त आपके सामने ये, और ये जो सवाल है ये लेटेस्ट रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के पेपर में आया है। क्या दिया भैया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, थीटा एक एक्यूट एंगल है, थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू टेन क्यूब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पे 2 वेरिएबल हैं, थीटा और स्मॉल ए, और बेसिक से भी कर सकते हो। बताओ कौन सा बता दें सचिन, वैल्यू पुटिंग वाला बता दें। चलिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 माइनस ए स्क्वायर, यही बात है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं।
तो यहां से अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा निकाल लूं तो क्या आ जाएगा बच्चों? उल्टा। अभी कॉट का उल्टा टेन होता, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 - a²। ठीक है भाई। अब अगर a का मान लेस देन 1 है, अगर मैं यहां पे a की वैल्यू को क्या रख देता हूं? 0। इसी सवाल में देखो यहां थीटा और स्मॉल है, दो चीज अननोन है, इक्वेशन एक ही है, तो आप अपनी मर्जी से a का मान कुछ भी रख सकते हो। a मैंने 0 रख दिया, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1। टेन स्क्वायर थीटा 1, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू भी 1 आ गई, तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री आ गया है तो मुझे बताइए ये क्या आ जाएगा? है थीटा 45 है, सेक 45 √2 प्लस कोसेक 45 क्या आ जाएगा? √2। टेन 45 आपका 1, 1 का क्यूब 1, तो √2 प्लस √2 क्या आ गया? 2 √2। यानी कि आपका आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जो थीटा बराबर 45 डिग्री पे क्या होता हो? 2 √2 बनता हो। अगर मैं थीटा 45 डिग्री पे 2 √2 या a बराबर 0 रखने पर, आंसर a में है ना, a बराबर 0 रखने पर 2 √2 बने। अगर मैं a 0 रखूंगा तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? -60। a 0 रखूंगा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। मैं a 0 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3/2, ये आ जाएगा। और 2 की पावर 3/2 का क्या मतलब है? 2 की पावर 1/2 का क्यूब। भाई 2 की पावर 1/2 का क्यूब, यही तो है। 2 की पावर 1/2 यानी कि √2। √2 गुणा √2 गुणा √2 क्या आ जाएगा? 2 √2। यानी कि ये वाला ऑप्शन 2 √2 बनेगा, ये आंसर है। अगर मैं a को 0 रखूंगा तो ये ऑप्शन क्या बनेगा? 2, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ फिर? सी ऑप्शन। इसका वैल्यू पुटिंग वाला मेथड है और बहुत ही बेसिक है, कोई मुश्किल तो है नहीं। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6। यदि क्लास एक्स के 3 सेक्शन जिनमें 35, 40 और 25 स्टूडेंट हैं, उनके एवरेज मार्क्स है 90, 88 और 80, तो आपसे पूछा क्लास एक्स के सभी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। देखो एक 10वीं क्लास के 3 सेक्शन बना दिए हमने। मान लो सेक्शन बना दिए ए बी सी, ठीक है, नाम दे देता हूं मैं। और इनमें जो स्टूडेंट है उनकी संख्या कितनी है? 40, 35, 40 और 25। तो आप एक बार आप और तीनों ही सेक्शन के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स दिए। पूछा सभी सेक्शन सभी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स, यानी कि तीनों सेक्शन के मिलाकर a + b + c, यही तो पूछा है। जहां बीच में प्लस आएगा वहां डिवीजन मेथड आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? एवरेज मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं? टोटल मार्क्स बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप यहां पे स्टूडेंट की संख्या का क्या ले लीजिए बच्चों? अनुपात। ये किससे कट रहा है? 5 से। तो 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25। ये तीनों सेक्शन में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ गया। इनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? 90, 90, 88 और 80। कोई समस्या इसमें? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आपसे पूछा यहां पर तीनों सेक्शन के मिलाकर एवरेज मार्क्स क्या होंगे? तीनों सेक्शन के मिलाकर। ठीक है, तो डिवीजन मेथड हम लगाएंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो जो आपको पसंद आता हो, कोई भी नंबर। क्या मान ले? मान लो आप यहां पे 80 मान ले तो 80। क्या मान ले भैया? कि माना जो है तीनों सेक्शन के मिलाकर एवरेज मार्क्स कितने? 80। लेकिन ये तो 90 है। 80 से 90 कितना ज्यादा है? तो 7 बच्चों के मार्क्स 10 ज्यादा है। 7 × 2 = 70। मैंने 80 माना, ये तो 88, कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। 8 बच्चों के एवरेज मार्क्स 8 ज्यादा है। 8 × 8 मैंने 80 माना, ये तो 80, कितना ज्यादा है? 0। तो 5 × 0, तो यानी कि यहां पे कितने मार्क्स ज्यादा हो रहे हैं? 7 × 2 = 70 और 64। 70 और 64 कितना आ जाएगा? 170 और 64 134। डेविएशन आ गया। केक कटेगा तो सब में बटेगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 7, 8, 15, 5, 20। 20 में डिवाइड कर दीजिए। तो कितनी बार चला गया मेरे भाई? ये 6.7। यानी कि पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स आ गए 86.7। ये आ गए सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है प्यारे भाई, देखो ये इसका तरीका है एक। आप यहां पे यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। जब नहीं कि आप 80 मानो, कुछ और भी मानोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। मैं अच्छे अच्छे सवाल करवाऊंगा अब इन टेस्ट में। ठीक है, द
प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 50%, बाई वॉट परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सच दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस बाई 11% ओनली। बताइए, पेट्रोल के प्राइस कितना बढ़ जाता है? 50%। इसकी खपत कितने परसेंट कम करी जाए कि इसका खर्चा केवल 11% बढ़े? ध्यान सुनिएगा, डेटा बहुत आसान है। मैंने मान लिया कि पेट्रोल का प्राइस कितना है? 100 रुपए पर लीटर, ठीक है। पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया? 50% बढ़ गया। 100 से 50% बढ़ के कितना हो गया? 150 हो गया। लेकिन आदमी बोला ना भाई, मैं 150 रुपए नहीं खर्च कर सकता पेट्रोल पे, मैं तो अपना खर्चा केवल 11% ही बढ़ाऊंगा। यानी कि 100 से 11% ज्यादा कितना? केवल 111 ही खर्च करूंगा। तो भाई पेट्रोल हो चुका है 150 रुपए का, वो कितने का डलवा रहा है गाड़ी में? 111 का। तो गाड़ी में पेट्रोल कम डलेगा। कितना? 150 से 111 कितना कम? 39 का कम डलेगा। कितने पर? 150 पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये आ जाएगा बच्चों, कोई समस्या? तो 50 दूनी और 50 तिया, ठीक है। तो 39, ये 39 दूनी 78/3, 26%। यही आ गया। यानी कि 26% आपको जो है कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। आइए सवाल नंबर 8। यदि 6x बराबर कोसेक थीटा है, 6/x बराबर कोट थीटा है, तो 18x² माइनस 1/x² की वैल्यू क्या है? बताइए। त्रिकोणमिति का सवाल है, कैसे होगा? कोसेक और कोट आपको दिखाई दे रहा है, देखते ही आपको समझ जाना है भाई। ये कैसा आएगा? जब आप स्क्वायर करके घटाओगे, बताओ, और तो कोई रास्ता है नहीं। आप इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, घटाओगे तभी तो ये चीज आएगी। 6x का स्क्वायर क्या होता है? 36x² माइनस इसका भी स्क्वायर करते हैं, 6/x का स्क्वायर क्या आएगा? 36/x²। और बराबर राइट साइड में क्या आएगा बच्चों? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। पूरी दुनिया जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है बच्चों? 1। ये 1 आ गया। तो 36x² माइनस 36/x² की वैल्यू 1। पूछा क्या यहां पे? आधा। भाई 36 का आधा ही तो 18, तो क्या करना है? 2 से भाग। 2 से भाग करोगे तो 18x² माइनस 18/x² की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो इस सवाल का आंसर क्या है? सी ऑप्शन। आइए सवाल नंबर 9 बनाइए। देखो ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे के पेपर में मैं कहूं तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला सवाल है। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 55, 10 और 20% कम होगी। पहले महीने ईंधन का प्राइस 55% कम हुआ, फिर 10%, फिर तीसरे महीने 20%, चौथे महीने में 65% ईंधन के प्राइस में वृद्धि हो गई। तो पूछा चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसके मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। यानी कि 4 महीनों में फ्यूल के प्राइस में नेट कितने परसेंट चेंज आया। यही है। डेटा बहुत आसान है, फॉर्मूला लगाओगे मेरे भाई तो टाइम जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग? रेशियो से। रेशियो बना लेते हैं, रेशियो इजी बन जाएगा। भाई 55% कम हो गया। 55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 11/20। यानी कि ईंधन का प्राइस पहले 20 था, तो 20 से 11 कम हो गया, कितना हो गया? 9। फिर 10% कम हो गया ईंधन का प्राइस, यानी कि 1/10 का मतलब 10 से 9। फिर कितना कम हो गया बच्चों? 20%, यानी कि 1/5। 1/5 कम हो गया तो 5 से 4 मल्टीप्लाई। फिर कितना कम हुआ? चौथे महीने तो 65% बढ़ गया ना। 65% की फ्रैक्शन 13/5%, 1/20, 65% 13/20। तो 20 से कितना हो गया बच्चों? 13 बढ़ के 33। इन सब की सीधी सीधी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। देख तो कुछ कटता है तो काट लो। यहां पे 4 से 20 कट जाएगा आपका 5 बार, तो क्या आएगा? 5 25 25 गुणा 20, 502 साम, ये कितना आ जाएगा? 5000। ये 5000 आ गया बच्चे। यहां तक किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, यहां तक हमें कोई भी समस्या नहीं है। अब आप मुझे बताइए ऊपर क्या आ गया? 9 नाम 81 गुणा 33। 81 गुणा 33, आप बताओ कितना हो गया जी? 81 गुणा 33। अब 81 के अगर आप 30 में गुणा करेंगे तो 2430, और 81 की 3 में गुणा करेंगे तो 243। जोड़ के कितना आ गया? 2673।
2673 हो गया। ये क्या आ गया? ये ईंधन के प्राइस की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। समझ में आ गया? यानी कि ईंधन का प्राइस अगर पहले 5000 था तो अब घट के कितना हो गया? 2673 हो गया। तो ईंधन का प्राइस मेरे दोस्तों इंक्रीज नहीं हुआ है, क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। बोलो, डिक्रीज हुआ, ईंधन का प्राइस घटा है। अगर 5000 से 2673 हुआ है तो ईंधन का प्राइस कितना घटा है मेरे प्यारे भाई? बताइए आपको कितना आएगा? 2327। ठीक है भाई, 5000 से 2673 हो गया, तो 5000 में से 2673 घटाएंगे तो कितना डिक्रीज हुआ? 2327। कितने पर? 5000 पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। देखो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, एक तो 50% से ज्यादा है, 50% से कम। ये पहले ही देख लिया करो, हम यहां एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 5000 का 50%, ये आधा क्या होता है? 2500। 5000 का आधा 2500, ये क्या है? 2300। 2300 है, यानी कि 50% से कम घटा है। तो आंसर क्या आएगा? चौथा ऑप्शन नहीं आएगा। क्या आएगा आंसर? तीसरा ऑप्शन। इतनी आपके पास सोच होनी चाहिए। समझ में आ गया ना मेरे भाई? तो ही आप पेपर में सवालों को जल्दी जल्दी कर पाएंगे। और कोई बच्चा ये सोचे ये सब कहां आएगा? ये सब आएगा, यही सब आया हुआ है पेपर में। बहुत हल्का पेपर रेलवे का नहीं आता है, मन से वहम निकाल दो, थोड़ा प्रीवियस ईयर झांक के देखो एक बार आप। ठीक है, आगे चलें। सवाल नंबर 10। जब संख्याओं 8651, 8018, 7807 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। ठीक है भैया, x का मान ज्ञात कीजिए। x वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर क्या आता है बच्चों? समान शेषफल आता है। यही बात है ना? तो आपसे क्या पूछा? x की वैल्यू। तो ऐसा कभी भी सवाल पेपर में आए, आप दो दो पेयर को, दो दो संख्याओं का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए। भाई इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 8651 में से 018 घटाएंगे तो 11 में से 8 गया 3, 4 में से गया 3, और ये आपका कितना? 633 है ना? ठीक है भाई, कोई दिक्कत? इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 8018 में से 7807 घटाएंगे तो कितना आ गया? 211। 211। इनका कितना डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई? 11 में से 7 गया 4। ठीक है भाई, और ये 4, और ये कितना आ गया आपका? 85, 744 नहीं, ये कितना आ गया? 844 आ गया। ठीक है, 844। तो हमने क्या करा? दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लिया। समझ में? कोई मुश्किल काम तो नहीं है। और आप क्या ले लीजिए? इनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब को डिवाइड करेगी वो ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों को भाग करने पर सेम शेषफल देगी। यही ट्रिक है ऐसे सवालों की। हम ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से क्या दिख रहा है बेटा? 211। देखो 211 यहां पे दिख रहा है एक नंबर। 211 सबसे बड़ा नंबर, इसको भी डिवाइड करा 3 बार, इसको भी 1 बार, इसको 4 बार, तो इनका HCF 211 आ गया, x की वैल्यू। बात खत्म। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 11। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 148, ए बी बराबर 54। तो आपसे क्या पूछा है? ए प्लस बी बटे ए माइनस बी। अलजेब्रा का सवाल है भाई। स्टूडेंट आपसे ए प्लस बी बटे ए माइनस बी पूछा गया है, लेकिन दिया क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी। देखो ये डायरेक्ट नहीं आएगा मेरे भाई। मुझे बताओ ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप मुझे बताओ प्यारे भाई कि ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन ये स्क्वायर तो है नहीं, ये क्या आ जाएगा बेटा? इसका अंडर रूट। लिख सकते हो ऐसे? आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों छोटे बालक की तरह अब केवल आपको यहां पे वैल्यू ही तो रखनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 148, ये 148 रख दो। ए बी कितना है? 54, 54 दूनी 108। 148 में हम लोग 108 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 256 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 148। 148 में से क्या घटाएंगे हम? 108, तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। ठीक है जी, इसका अंडर रूट। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है ना दोस्त? इससे कट गया,
4 से कट गया मेरे भाई 64 बार, और 4 से ही काटेंगे इसको 10 बार, क्योंकि ऊपर 64 का अंडर रूट आसानी से आ गया 8 और नीचे 10 का अंडर रूट, रूट 10, 8 बटे रूट, ऑप्शन नंबर। इतना आसान सवाल है, ठीक है। आइए सवाल नंबर 12, 16, 21, 364 और 156 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको 4 संख्याएं दे रखी हैं, काफी अलग अलग नेचर की हैं, और आपसे इनके एलसीएम पूछा गया है। बहुत से बच्चे क्या करें, वाकई में एलसीएम निकालने लगते हैं, लेकिन जब सवाल के 4 ऑप्शन दिया हो तो इतना कष्ट मत दीजिए मेरे भाई अपने आप को। हमेशा ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से। भाई आंसर इन सब का एलसीएम निकालना है, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 16 से भी कटे, 21 से भी, 364 से भी और 156 से भी। संख्या 16 से कटने वाली होनी चाहिए। ये नंबर तो 16 से कट ही नहीं सकता। जब ये नंबर 2 से ही नहीं कट रहा, एंड में 5 आ रहा है, 16 से कैसे कटेगा? ये भी नंबर 16 से नहीं कटेगा, इन दोनों में से एक होगा मेरे भाई, ठीक है। ये नंबर भी नहीं हो सकता। भाई अगर कोई नंबर 16 से कट रहा है तो 4 से भी कटना चाहिए। 16 का बच्चा ये 4, एंड में क्या आ रहा है 22, क्या 22 4 से कटता है? नहीं। जब ये संख्या 4 से ही नहीं कट रही तो 16 से कैसे कट जाएगी? तो फिर इसका आंसर क्या बचा? एकमात्र दूसरा ऑप्शन। हमें तो आगे देखना ही नहीं पड़ा। अगर मैच भी करते तो मैं 21 का नियम लगा के देखता, ठीक है ना बच्चे, ऐसे काम करता। हाँ, सवाल नंबर है आपके सामने अगला 13, बनाइए बच्चों। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में डी पर बीडी लंबवत है ना, बीडी एसी पे लंबवत है, डीबीसी 29 डिग्री है। चलो हम चित्र बना लेते हैं, तभी समझ में आएगा कि मान लो प्यारे भाई ये आपका त्रिभुज है ए बी सी, बीडी परपेंडिकुलर है ना, ऐसे खींच लेते हैं ए बी सी। इस सवाल में बोला गया है कि बीडी जो है वो एसी पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला जो एंगल है बच्चों कितने डिग्री का? ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। डीबीसी 29 डिग्री, तो डीबीसी कौन सा एंगल है? डीबीसी ये वाला, ये एंगल कितने का है? 29 डिग्री का। इसके बाद बीसी पर एक पॉइंट ई इस प्रकार है कि एंगल सी ए ई 25। तो बीसी पर कोई पॉइंट ई हमने यहां ले लिया इस प्रकार से कि कोण सी ए ई, यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है बच्चों? 25 डिग्री का, यही है ना। सी ए ई ये 25 डिग्री का है। तो आपसे क्या पूछा? ए ई बी, ए ई बी यानी कि आपसे ये वाला एंगल पूछा है। तो जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे समझ ही नहीं आएगा, बेशक आसान सवाल क्यों ना हो, कि सवाल होगा कैसे, ठीक है। चित्र बनाना ही पड़ेगा। अब बताइए, अगर आप ध्यान से देखें ये वाला एंगल जो है ये त्रिभुज ए सी ई का एक्सटीरियर एंगल है भाई। ये कोण भाई अगर आप इस समकोण त्रिभुज को देखो बीडीसी को, ये 90 डिग्री है, ये 29 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों का जोड़ भी 90 होगा। तो 90 में से 29 घटाएंगे तो कितना आ गया? 61 डिग्री। अब आपको साफ साफ ये दिखना चाहिए कि ये एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। इस त्रिभुज के 2 कोण मुझे पता है, 25 डिग्री और 61 डिग्री। तीसरे शीर्ष पर बाहर की ओर एक्सटीरियर एंगल बना है बाह्य कोण, इसकी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों को जोड़ेंगे, 25 प्लस 61 कितना आ जाएगा? 86 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा 86 डिग्री होगा। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए बच्चे, सवाल नंबर है 14, बनाओ। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर केशव 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और तुषार 10,200 रुपए की राशि का निवेश करता है। देखो, 2 लड़का हैं, केशव और तुषार, दोनों सेम ब्याज की दर पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन केशव कितना इन्वेस्ट करता है? 5400, और तुषार 10,200 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। 3 साल के एंड में तुषार को केशव से 360 रुपए ज्यादा ब्याज मिला। प्यार सी बात है भैया, तुषार ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया तो ब्याज भी ज्यादा मिलेगा। तो पूछा है ब्याज की दर परसेंट में क्या है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है। बेसिक सवाल है। आप एक बात बताइए कि 3 साल में तुषार को केशव से कितना ज्यादा ब्याज मिला? 360 रुपए, यानी कि पर एनम, पर ईयर तुषार को केशव से कितना ज्यादा ब्याज मिलता है? 120 रुपए। हर 1 साल में तुषार को केशव से 120 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है। क्यों ज्यादा ब्याज मिलता है?
ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से। भाई केशव ने 5400 रुपए इन्वेस्ट करें, तुषार ने 10,200, यानी कि तुषार ने केशव से कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है? 4800 रुपए। तुषार ने केशव से 4800 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया है, उसी की वजह से सालाना 120 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है। यानी कि इसी 4800 रुपए पर 120 रुपए ब्याज मिलता होगा। ब्याज की दर कितनी होगी? परसेंटेज में गुणा 100%। अगर परसेंटेज में निकालना है, 2 जीरो कट गया मेरे भाई, है ना। ये किससे चला जाएगा आपका? 24 से। 24 पंजे 120, 24 दूनी यानी कि 5/2, कितना आ गया? 2.5% पर एनम ब्याज की दर आ गई। बताओ कोई समस्या? कितना प्यारा सवाल है। सवाल नंबर है 15। बताइए बच्चे, दिए गए व्यंजक को सरल बना दो। 3x + 17 - 2y, 3x - 17 - 2y। सिंपल मल्टीप्लाई करने का ये सवाल एएलपी के पेपर में आया है लेटेस्ट। ठीक है, यहां भी आप वैल्यू पुटिंग लगा सकते हो, पर ये सारा खेल ऑब्जर्वेशन का। ऐसा नहीं कि पागलों की तरह गुणा करनी है। कुछ सेम दिख रहा है क्या बच्चे आपको? 3x - 2y, 3x - 2y, ये +17 - 17 है भी। सचिन दिखा ना? क्या आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो? 3x माइनस का 2y और ये प्लस का 17, एक उसमें इंटू, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। 3x - 2y माइनस का 17। ठीक है भाई, कोई फॉर्मूला है क्या? a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b बच्चों क्या हो गया? a² - b², यानी कि 3x - 2y का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? आप इतना अपना विकसित कर लो दिमाग, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये आपको लिखना ही ना पड़े। समझ में आया? तो ये -17 का स्क्वायर -289 आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो है नहीं। आपको क्या करना? 3x - 2y का स्क्वायर, तो क्या आएगा? 9x² + 4y² और -2 भी करेंगे तो 2 तिया 6 दूनी -12xy आएगा। -6xy नहीं आएगा, +12xy नहीं आएगा, क्या आएगा? -12xy। क्या है ऑप्शन नंबर? x² -12xy + 4y² -289। आइए, सवाल नंबर है आपके सामने 16, करो। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 9 km/h। धारा की चाल 9 km/h है। एक नाव धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकती है। तो आपसे पूछा स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कि बोट की स्पीड आपको बतानी, सॉरी, और द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, धारा की चाल क्या होता है बेटा? वाई से डिनोट करते हैं हम। स्थिर जल में नाव की चाल यानी कि एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत स्पेशल सवाल है। एक नाव धारा के अनुकूल जाती है, यानी कि डाउनस्ट्रीम, कितना? 28 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x + y। x आपको नहीं पता, y की वैल्यू कितनी है? 9। फिर अपस्ट्रीम जाती है नाव, कितना? 20 किलोमीटर। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x - y। y कितना है? 9 km/h। तो अपस्ट्रीम जाने में इतना समय लगेगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। कुल टाइम कितना लगा है? 8 घंटे। तो इसको जोड़ के क्या आ जाना चाहिए भैया? 8। तो ये क्या बन गया भैया? आपके सामने एक इक्वेशन बन गई। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो x का मान आएगा, लेकिन ये सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी बन जाएगी। तो बेहतर क्या है, ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाए? ऑप्शन से। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो सही उत्तर होगा। अब राइट साइड में क्या है? 8। बड़ा कितना आसान सा नंबर है, कितना फोका सा नंबर है। देखिए, अगर मैं 14 लेता हूं तो 14 और 9 23, 28 का 23 से भाग होगा। जब भाग ही नहीं होगा, सड़ा सा भाग आ रहा है, तो जोड़ के 8 कैसे आ पाएगा? नहीं। ठीक है जी। ये क्या है? 12। तो 12 + 9, 28 21 से भाग, थोड़ा कट जाएगा। 12 9 3, ये नहीं कटेगा। देखो यही आंसर हो रहा है मेरे भाई।
अगर आप यहां पे 12 लेते हो, x की जगह 12, तो क्या आ जाएगा 28/12 + 9 21। और यहां 12 लोगे तो 20/12 - 9 3। 28/21 कितना आएगा? 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28 है भाई, 4 से नहीं 3 से कटेगा, सॉरी 7 से। 7 चौक 28 और 7 तिया 7 चौक 28, 7 21, 4/3। तो 4/3 + 20/3 कितना आ गया? 24 और 24/3 क्या आ गया? 8। यहां पे फ्रैक्शन में थोड़ा बन रहा था, तो इसकी वजह सेट हो गया, यानी कि क्या आ गया? एक्स की वैल्यू 12। तो हमने कैसे चेक किया? ऑप्शन से। एक एक ऑप्शन लेके आपको चेक करना है। आगे चलेंगे बच्चे। सवाल नंबर 17, यदि इस समीकरण के मूल बराबर हैं तो एम का मान ज्ञात कीजिए। रेलवे एनटीपीसी 2019 का एज इट इज सवाल है। कैसी समीकरण है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। 4 + mx² + m + 1x + 1 = 0। इसके दो रूट्स हैं, दोनों बराबर हैं। m का मान कैसे आएगा? अगर किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, या b² की वैल्यू क्या होगी? 4ac के बराबर। ये नियम है। यहां ये क्या है? a का मान, ये क्या है? b का मान, और ये क्या है? c का मान। समझ में आया? ax² + bx + c = 0, ये होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पे b की वैल्यू कितनी है? m + 1 का स्क्वायर बराबर 4। a की वैल्यू कितनी है? 4 + m। और c का मान कितना है स्टूडेंट? यहां से 1। ठीक है भाई? तो यहां से m की वैल्यू पूछिए, आपको बस अब सॉल्व करना है। तो आ गया m + 1 का स्क्वायर, m² + 2m + 1 बराबर राइट साइड में 4 चौक 16 + 4m। तो ये इधर आ जाएगा भाई। m², 2m में से 2m - 4m माइनस का 2m, और 1 में से 16 घटाएंगे माइनस का 15 बराबर 0। ये क्या बन गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। यानी कि यहां से m की दो वैल्यू आएंगे, और ऑप्शन में दो वैल्यू दे भी रखी हैं। ठीक है? या तो ऑप्शन से चेक कर लो या इसको सॉल्व कर लो। द्विघात समीकरण सॉल्व करने का तरीका पता है? जल्दी ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी गुणा कर दूं तो -15 है, जोड़ दूं तो -2 आए। बताओ कौन सी है? गुणा कर दूं तो -15 आए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, लेकिन जोड़ के आना चाहिए -2, तो -5 और 3। अगर आप इनकी गुणा करोगे -15 आएगा, जोड़ोगे मेरे भाई -5 और 3 -2 आएगा। ये जो भी वैल्यू आए इनका साइन रिवर्स करना पड़ता है। आप इसको प्लस करिए, इसको माइनस, रिवर्स करना पड़ेगा। तो 5 और -3, ये दो वैल्यू आगे लो, ऑप्शन आइए। सवाल नंबर आपके सामने 18। बताइए। दो ट्रेन 60 और 70 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 170 मीटर है। दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में 26 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइए। ये सब रेलवे के ही पूछे गए लेटेस्ट सवाल हैं, टीसीएस के ही बनाए हुए। ठीक है? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि यही सब पेपर में आएगा। मैं बिना कोई टाइम वेस्ट के सीधे आपको सवाल करा रहा हूं, कंटेंट पढ़ा रहा हूं। आप भी पढ़िए, इधर उधर की वेस्टेज टाइम वेस्ट वाली वीडियो, कंट्रोवर्सी, लड़ाई दड़ाई, मारदार इंफॉर्मेशन मत सुनिए, मत देखिए, केवल पढ़िए। देखिए, दो ट्रेन अगर एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करती हैं तो कितनी डिस्टेंस चलेंगी? दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। दूसरी ट्रेन की लंबाई आपसे पूछे, मैंने मान लिया L। एक ट्रेन की लंबाई 170 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई है L। जब दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगी तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? S1 + S2, यानी कि 60 प्लस, यानी कि 130 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो इसको किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। रिलेटिव स्पीड आ गया। एक दूसरे को पार करने में टाइम कितना लगता है? 26 सेकंड। तो 26 से गुणा। बोलो कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, कुछ कट रहा है। देखो, 2 से ही कटेगा 13 बार, और 2 से कट जाएगा 18, 9 बार। आगे तो कुछ कट ही नहीं रहा भाई। तो L कितना आ जाएगा? 130 × 13, 1690। 13 × 13 169, 1690 × 5 कितना आ गया?
8,450, ठीक है ना भाई, 8,450 बटे 9, 170 उधर चला जाएगा, -170, ये आ जाएगा मेरे भाई दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में। अब बताइए जी क्या होगा ये। ऑप्शंस काफी क्लोज हैं, अगर इसको 9 से काटेंगे तो 9 नाम 81, कितना बच जाएगा 3 5, तो 9 तिया 27, 8 0, तो 9 अट्ठे 0.80, ठीक है, 9 अट्ठे यानी कि 0.88, 0.88 में आपका सवाल एंड होगा, तो कौन सा ऑप्शन हुआ फिर, पहला। 938.88 में से 170 घटाएंगे तो क्या आएगा भैया, 768.88, ठीक है जी। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है। ये बताएंगे जी अगला सवाल, सवाल नंबर 19 चुनाव वाला, जो मान लो हर तीसरी चौथी शिफ्ट में आना तय है, चुनाव वाला, यही वाला सवाल और नहीं। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% रजिस्टर वोटर ने वोट डाला, 2% वोट इनवैलिड पाए गए, जीतने वाले को वैलिड वोट का 52% वोट मिले और 1568 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया विनर कैंडिडेट ने। कुल कितने रजिस्टर वोटर्स थे? देखो ये सवाल आसान हो जाता है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, वैलिड वोट्स, वैलिड वोट के अंतर से जीत रहा है ना सवाल में। हमने मान लिया कि भैया चुनाव में टोटल वोटर्स कितने भाई, n, एक चुनाव में टोटल n वोटर हैं, जिसमें से कितने लोगों ने वोट डाला, 80%, 80% का मतलब 4/5, तो n का 4/5 ये क्या है, डाले गए वोट, इतने वोट डाले। अब जितने वोट डाले हैं उसमें से 2% यानी कि 1/50 खराब है, इनवैलिड, तो 50 में से एक खराब है, तो वैलिड कितने फिर 49, 49/50, ये क्या है बेटा, वैलिड वोट, ये वैलिड वोट है जो आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे। जीतने वाले को वैलिड वोट का कितना मिला, 52%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, वैलिड वोट का 48%। हर चीज 100% होते हैं, वैलिड वोट का 52% नहीं लेगा तो हारने वाला वैलिड वोट का 48% लेगा, तो कितने से जीतेगा, वैलिड वोट का 4% के अंतर से जीता, तो वैलिड वोट का 4% क्या आ जाता है, 1/25, इतने वोटों के डिफरेंस से विनर चुनाव जीता है, जबकि चुनाव जीता है 1568 वोट से। ये आ जाएगा भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताइए 49 चौका 196, 196 से कितनी बार जाएगा ये, 8 बार, 196 मतलब 200, 200 अट्ठे 1600, 1600 ये कितना कम, 196 4 कम है, 4 अट्ठे ये 32 कम है 1600 से, तो कितनी बार चला गया, 8 बार, यानी कि टोटल वोटर्स कितने हो गए, सीधी सीधी मल्टीप्लाई, 25 अट्ठे 200 और ये 50 गुणा 5 250, तो 200 गुणा 250 कितना आ गया भाई, 50,000, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ऑप्शन की सुगमता देख के लग भी रहा है कि 50,000 ही आंसर हो सकता है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 20, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 2340 और 1551 को भाग देने पर क्रमशः 40 और 33 शेषफल बचे। सवाल समझ पा रहे हैं, वो बड़े से बड़ा नंबर बताना जिससे 2340 को भाग दूं तो 40 शेषफल बचे, है ना, यानी कि 2340 में से 40 अगर घटा दूं तो 2300 को भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। 1551 को भाग देने पर 33 शेषफल बचे, यानी कि 1551 में से अगर मैं 33 घटा लूं तो कितना आएगा मेरे भाई, 1518, 1518 को डिवाइड करने पर कोई शेषफल ना बचेगा, ठीक है भैया। यानी कि मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगी। बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों को पूरा भाग देने वाली क्या होगी, इनका HCF। मुझे इनका HCF निकालना है और मैं बिल्कुल नहीं निकालूंगा, मैं किसकी हेल्प लूंगा, ऑप्शन की। 2300 48 से कटेगा क्या, 2300 का मतलब 23 गुणा 100 होता है, 56 में तो 7 आ रहा है, 2300 नहीं कटेगा 56 से, 28 से भी नहीं कटेगा, 46 से, 23 दूनी 46, 46 से कट जाएगा मेरे भाई ये 50 बार, तो यही एक आंसर हो सकता है, ठीक है ना। आगे चलेंगे,
सवाल नंबर है आपके सामने 21वां। देखो आपने देखा कि मैंने सारे ही सवाल मॉडरेट लेवल के डाले, क्योंकि मुझे ना कम सवालों में आपको ज्यादा चीजें सिखानी है। आप जाइएगा तो पेपर इससे आसानी आएगा जो मैं टेस्ट बना रहा हूं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया अब यहां से। पाइप पी किसी टैंक का 3/4 15 घंटे में भरता है, पाइप क्यू उसी टैंक का 5/6 25 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू को 2 घंटे के लिए चालू रखा, फिर दोनों को बंद कर दिया। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है और टैंक 5 घंटे में खाली कर देता है। तो पूछा है पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। ठीक है भाई, यहां 3 पाइप हैं पी क्यू आर, पी और क्यू भरने वाले हैं, आर कैसा है खाली करने वाला। तो बोला है जैसे पाइप पी 3/4 टंकी 15 घंटे में भरता है, यानी कि टोटल 4 है, तो 4 में से 3 कितने देर में भरेगा, 15 घंटे में 5 गुना, तो 4 यूनिट भरने में, पूरी टंकी भरने में कितना समय लेगा, 5 गुना 20 घंटे। क्यों 5/6 टंकी 25 घंटे में भरता है, अगर टोटल टंकी 6 तो 6 में से 5 भरेगा 25 घंटे में, कितना समय लेगा 5 गुना, तो पूरी टंकी 6 यूनिट भरने में कितना समय लेगा, 6 का 5 गुना 30 घंटे। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या आ गया, मैंने मान ली टंकी की कैपेसिटी 60 है, तो पी 1 घंटे में कितना भरता है 3, क्यों 1 घंटे में कितना भरता है 2, तो ये पी और क्यू की क्या आ गई बच्चे, एफिशिएंसी। हमने पी और क्यू को 2 घंटे के लिए चालू करा, तो आप बताओ पी और क्यू मिलकर 1 घंटे में कितनी टंकी भरेंगे, 3 और 2 5, तो पी और क्यू इस हिसाब से 2 घंटे में कितना भर देंगे फिर 10, तो पी और क्यू ने 10 यूनिट टंकी भर दी 2 घंटे में। फिर हमने क्या करा, चुपके से दोनों पाइप पी और क्यू बंद कर दिए। फिर हमने पाइप आर को अकेले चालू कर दिया, और पाइप आर का काम है टंकी को खाली करना। टंकी के पानी को 5 घंटे में खाली कर देता है। टंकी कितनी भरी गई है अब तक, जितनी टंकी भरी गई है उतनी तो खाली होगी। 10 यूनिट टंकी खाली होगी कितने समय में, 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी खाली करेगा पाइप आर, 2 यूनिट। तो पाइप आर की एफिशिएंसी क्या आ गई, -2। पूछा है तीनों पाइप मिलकर खाली टैंक कितने समय भरेंगे, तीनों पाइप यानी कि पी क्यू और आर मिलकर। भाई टैंक की कैपेसिटी कितनी है, तीनों पाइप मिलकर, भाई पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, आर की कितनी है -2, यानी कि 5 - 2 3। तीनों पाइप मिलकर 3 एफिशिएंसी के साथ टंकी भरेंगे। पूरी टंकी कितने समय भरेगी, 20 घंटे में। आंसर क्या हुआ जी, ए ऑप्शन। तो मुश्किल सवाल तो नहीं है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। आगे चलेंगे, जल्दी से टेस्ट खत्म करते हैं। 22वां, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द ग्रेटेस्ट, कौन सा अनुपात यहां पर सबसे बड़ा है, 33:72, 40:53, 28:74, 45:85, यही है। देखो आप ऐसा मत सोचना कि यहां पे आप भाग देने लगोगे, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइड करके फिर आप चेक करो, ये तो बहुत बेकार काम है। कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, 33/72, हालांकि 3 से कट भी रहा है, कितना आ गया जी 11/24, ये है 40/53, और ये कितना है 28/74 है ना, ये किससे कट गया, 2 से भी कट गया, 14/37, और ये कितना है प्यारे बच्चों 45/85, किससे 5 से कट रहा है ना, 9/17। अब बताइए बच्चे कौन सा रेशियो इनमें सबसे बड़ा है, डिवाइड करना सॉल्यूशन नहीं है। आप ये देखिए मेरे प्यारे भाई, ये है 24 का ये लिखा हुआ 11, यानी कि 24 का आधा 12 होता है, ये आधे से कम है, बोलो 24 का आधा 12 होता है, तो ये आधे से क्या है कम है। 53 का आधा कितना होता है 26.5, ये क्या लिखा हुआ है 40, यानी कि आधे से ज्यादा है काफी। ये क्या भैया 37 का आधा क्या होता है 18 के करीब, ये 14 यानी कि आधे से कम है। ये क्या है 17 का 8.5, 8.5 से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि ये दोनों संख्याएं तो आधे से 1/2 से कम ही हो गई। ये वाला तो सबसे बड़ा हो ही नहीं सकता कि इन दोनों की वैल्यू 1/2 से कम आएगी, यानी कि इन्हीं दोनों में से आंसर होगा।
या तो 40/53 या 9/17। ठीक है भाई। अब इनमें बड़ा छोटा बताना है तो आप ये देख सकते हैं कि 53 का आधा साढ़े, उससे काफी ज्यादा बड़ा है 40, काफी ज्यादा बड़ा। और 17 का आधा साढ़े 8, उससे हल्का सा बड़ा ही है 9, यानी कि ये वाली फ्रैक्शन बड़ी होनी चाहिए। सचिन समझ गए होंगे क्या ये? तो 40:53 यहां सबसे बड़ा है। ठीक है। अगर आप ये नहीं जा कर पाते हो, इतनी बुद्धि नहीं है, तो जैसे ये दो फ्रैक्शन है 40/53, 9/17, इनमें सबसे बड़ा छोटा आपको बताना है। तो क्या कर दो बच्चे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 40 गुणा 17 653, निम्मा कितना आ जाएगा मेरे भाई? 450 और 27, 477। तो बताओ कौन सा नंबर बड़ा? 680। तो जो संख्या बड़ी आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, वो फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। ये दूसरा तरीका है। चलिए ठीक है भाई। नहीं है मन, नहीं है पूरी तैयारी। 2026 में जो रेलवे के 8 पेपर होने वाले हैं मेरे दोस्त, एसएससी के जो एग्जाम होने वाले हैं, अगले साल सरकारी नौकरियों के लिए बहुत सुनहरा होने वाला है भाई। और पहली जो वैकेंसी आएगी एसएससी जीडी की, 50,000 से ज्यादा वैकेंसी होंगी उसमें। अगर आपको ये सब एग्जाम क्रैक करने हैं तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा 0 to हीरो बैच जो चल रहा है गणित के लिए, इसको ज्वाइन करके पढ़ सकते। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन वाकई में अगर प्री से मेंस लेवल की पढ़ाई करनी है, इकट्ठे अर्थमेटिक एडवांस, तो इससे बेहतरीन रिसोर्स कोई नहीं है। ठीक है। आइए सवाल हम करेंगे कौन सा बच्चों? 23वां। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB और DC क्या है? समांतर। E और F विकर्ण ACBD के मध्य बिंदु। AB, अच्छा चारों भुजाएं दी हैं, EF की लंबाई कितनी है? कैसे करेंगे सचिन ये सवाल? भाई साहब मान लो कि जैसे ABCD एक चतुर्भुज है, AB DC समांतर है, DC बड़ा है ना, ट्रिपीजियम ही बनेगा क्योंकि यहां पे ABDC ये पैरेलल है। समझ में आया? तो ये ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB और CD क्या है बच्चों? पैरेलल साइड है। तो इसको बोलते हैं हम ट्रिपीजियम, समलंब चतुर्भुज। ठीक है। E और F डायगोनल AC और BD के मिड पॉइंट। अब अगर हम इसके डायगोनल खींचे, ये डायगोनल AB, ये BD हो गया, ये AC हो गया, इन दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, AC का मिड पॉइंट और ये BD का मिड पॉइंट है। कौन कौन से? E और F, ये डायगोनल के मिड पॉइंट है। तो आपसे क्या पूछा? इस EF की लंबाई, ट्रपेजियम के विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है EF, इसकी लंबाई पूछी है। ये क्या आएगा? आप मुझे बताओ, AB की लंबाई कितनी है? 45। CD की लंबाई कितनी है? 53। ये पैरेलल साइड की लेंथ है। तो किसी भी ट्रपेजियम में डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये क्या है? पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा होगी, यानी कि 53 माइनस 45/2, यानी कि कितना आएगा बेटा? 8/2, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल बहुत आ रहा है पेपर में, ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा कर सकते हैं आप। ठीक है ना? बस आप समझ लीजिएगा ट्रपेजियम है ये। आइए सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 24, बनाइए। 2 पेन और 19 पेंसिल 118 रुपए के। पेन की कीमत 5 रुपए पर पेन कम हो जाती है, पेंसिल की कीमत 4 रुपए पर पेंसिल बढ़ जाती है। तो 5 पेन और 8 पेंसिल की कीमत है 144 रुपए। पूछा 14 पेन और 6 पेंसिल की ओरिजिनल कीमत कितनी होगी? सवाल है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है मेरे भाई। ये सवाल इक्वेशन सॉल्व करने वाला बहुत पॉपुलर है रेलवे के पेपर में, बहुत पॉपुलर। जो बच्चों से हो या ना हो, पर एग्जामिनर को देना है ये सवाल। मान लीजिए जैसे एक पेन की कीमत है X रुपए, एक पेंसिल की कीमत है Y रुपए। तो सवाल में पहली बात क्या बोले कि 2 पेन यानी कि 2X के, और 19 पेंसिल की कीमत 19Y। ये कितनी दी है सवाल में? 118 रुपए। बोलो कोई समस्या? आगे क्या दिया? पेन की कीमत 5 रुपए पर पेन कम हो जाते, पेन की कीमत पहले X थी, अब कितनी होगी? X माइनस 5। और पेंसिल की कीमत 4 रुपए पर पेंसिल बढ़ जाती, पेंसिल की कीमत क्या हो गया? Y प्लस 4। ये हो गई। तो क्या बोला है? अब 5 पेन और 8 पेंसिल, इनकी कीमत कितनी हो जाती है? 144, बराबर 144। बोलो कोई समस्या? तो यहां से क्या आएगा मेरे भाई? 5 की X में गुणा करेंगे 5X प्लस 8Y,
अब ये कितना आएगा, 5 25 माइनस का 25 और प्लस का 32, कितना आ जाएगा, 32 माइनस 25 7 आ गया, प्लस 7 जब उधर जाएगा तो घट जाएगा, 144 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 137। तो दूसरी इक्वेशन आ गई, तो यहां से दूसरी इक्वेशन आ गई 5x प्लस 8y बराबर 137। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बालक को कोई डाउट है, ठीक है ना। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। या तो y की यहां पे सेम बनाओ या x का, यहां पे x सेम बनाना आसान है ना, ये 2x है 5x है, तो 2x और 5x को इक्वल कर लेते 10x, ऊपर किससे गुणा 5 से, नीचे किससे गुणा 2 से, और क्या कर दीजिए बच्चों, इनको घटा दीजिए, 10x कट जाएगा है भाई, 10x कट गया, 19 पंजे 95y, 8 दूनी 16y, तो 95 में से आप 16 घटाओगे तो कितना आ गया, 79y बराबर, घबराना मत, आगे सॉल्व होगा ये इजीली, 5 की 118 में गुणा 500, 137 का दुगुना 274, तो घटाने पर कितना आएगा मेरे भाई, 316, तो 79 का कितने गुना है, 4 गुना, 80 चौका 320, 79 चौका 316, y की वैल्यू क्या आ गई, 4, y की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आप यहां रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा, रख देते तो 5x, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, 8 चौक 32 बराबर 137 माइनस 32 105, 105 बटे 5 कितना आ गया, 21, x की वैल्यू क्या आ गई, 21, y की वैल्यू कितनी आएगी, 4, ये एक पेंसिल और एक पेन की कीमत आ गई, जो मर्जी वो पूछ लो, आपसे क्या पूछा है, 14 पेन और 6 पेंसिल की कीमत, एक पेन की कीमत कितनी है, तो 14 पेन की कीमत 14 गुणा एक पेंसिल की कीमत कितनी है, तो 6 पेंसिल की कीमत 6 गुणा 4, ये आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा ना, ऑप्शन से देख सकते हैं, 4 एकम 4 और ये 6 चौक 24 का 4, 4 प्लस 4 एंड में 8 आएगा, ठीक है। तो भाई ये सवाल वायरल क्वेश्चन है, ये रेलवे के वायरल क्वेश्चन, किसी बच्चे ने किया ही नहीं है, मतलब उसकी तैयारी नहीं है, वो ऐसी काम चला रहा फॉर्म भर के। आखिरी सवाल करेंगे हम आज के टेस्ट का, सवाल नंबर 25, ठीक है। दो बेलन के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, तो पूछा है उन बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा, सही है। देखो भाई, दो बेलन है अलग अलग, किसी भी बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई तो एक फिक्स नंबर है जिसकी वैल्यू मुझे पता है, तो वॉल्यूम निर्भर किस पे करता है, फिर रेडियस के स्क्वायर गुणा हाइट पे। तो अगर दो सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो कैसे आएगा, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर और हाइट के रेशियो की गुणा। रेडियस का रेशियो कितना है, 4 रेशियो, तो इसका स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर 16/, दो सिलेंडर की हाइट का रेशियो कितना है 5:2, तो 5 से 25 5 बार, 2 से 16 8 बार, तो यानी कि इन दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया 8 रेशियो, ऑप्शन नंबर खत्म। इसी के साथ रेलवे ग्रुप डी का ये क्वालिटी एग्जाम पेपर समाप्त होता है। पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट था मेरे भाई, इससे आसानी पेपर आएगा। अगर आपके 25 में से मेरे भाई 21 सवाल के आसपास या उससे ज्यादा ठीक हुए हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया है, वरना अगले साल का ग्रुप डी देखना मेरे भाई, इस साल का तो भूल जाओ, ठीक है बच्चों। तो कैसा लगा आपको ये आज का एग्जाम पेपर, सवाल कैसे थे, इनका सॉल्यूशन हमने कैसा करवाया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप चाहते हो कि मैं सीरीज आपके एग्जाम तक, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता मैं कंटिन्यू करता रहूं, आपको टेस्ट करवाता रहूं, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, शेयर करना मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। चलिए अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताया करो, पॉजिटिव वे में हमें मोटिवेशन मिलता है, उत्साह मिलता है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी तरफ से जिन बच्चों का भी ग्रुप डी का पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पेपर करना और एक टेस्ट जरूर लगाते रहना डेली।